बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात बल्कि अहम तरीन खबर के साथ शारह दस्तूर कमरा अदालत नंबर 1 से यह खबर है, क्योंकि पहले दिन का हुक्म जारी किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लार्जर बेंच ने 7 मेंबर्स लार्जर बेंच ने पहले दिन समाअत की फौजी अदालतों के खिलाफ फौजी अदालतों में सिविलियंस के मुकदमात और 9 मई के वाक़े की बुनियाद पर तमाम सिविलियंस के मुकदमात फौजी अदालतों में चलाने का मामला, इसको चैलेंज किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब ने, चौधरी एतजाज अहसन साहब ने, करामत साहब ने और विरदिक साहब ने और इमरान खान साहब ने, तमाम के तमाम लोगों ने इसको चैलेंज किया हुआ है। और आज पहले दिन की समाअत थी। पिछला व्लॉग जरूर सुन लीजिएगा, उसमें पहले दिन की जो समाअत हुई है वो मैंने आपको बता चुका हूं। अब जरा हुक्म पे आते हैं जो कि जारी किया गया है और इस हुक्म का मतलब क्या है। और इस हुक्म के आने से पहले ही बेंच जब टूटा तो कौमी असम्बली में क्यों शादियाने बजाए गए, क्यों मुस्लिम लीग नवाज और वजीर दिफा ने खुशी का इजहार किया जब बेंच टूटा, और वहां पे खुशी के तराने ख्वाजा साहब जो है वजीर दिफा वो बजा रहे थे और बड़े तालियां बजा रहे थे कि बेंच टूट गया, बेंच टूट गया। तो वो भी आपको बताते हैं कि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब किसके साथ खड़े हैं। वो आईने पाकिस्तान के साथ हैं, 25 करोड़ पाकिस्तान के अवाम के साथ हैं, रूल ऑफ लॉ के साथ हैं, या वो फिर किसी और के एजेंडे पर हैं और वो कोई और काम कर रहे हैं। 7 मेंबर्स बेंच है। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब उसकी क़यादत कर रहे हैं। दीगर जज साहिबान में जस्टिस एजाजुल हसन साहब हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस शाहिया अफरीदी हैं, जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब हैं, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हैं। 2 ऑनरेबल जजेस ने आज इनकार किया, यानी कि बेंच से अलग हो गए। उसमें जस्टिस काजी फायज ईसा साहब और उनका साथ दिया जस्टिस तारिक मसूद साहब ने। उनको चौधरी एतजाज अहसन साहब, सरदार लतीफ़ खोसा साहब रोकते रहे काजी फायज ईसा साहब को भी कि आएँ, आप बैठें, ये बहुत अहम मुकदमा है, तारीखी मुकदमा है, आपका बेंच में होना एक इसको मजीद रोशन करेगा, इस फैसले को तक़वियत देगा। लेकिन जस्टिस काजी फायज साहब ने उस बेंच को ही गैर आइनी करार दे दिया, गैर कानूनी करार दे दिया। तो बहरहाल वही बात अंदर कोर्ट रूम में जस्टिस काजी फायज साहब बात कर रहे थे, बाहर जो है वजीर आजम के मुआवन खसूसी इरफान कादर साहब भी यही बात कर रहे थे जो अंदर जस्टिस काजी फायज साहब कर रहे थे। तो बहरहाल अब आते हैं कि सूरत हाल क्या है इस वक्त। पहले तो ज़रा मैं ऑर्डर बगैर वक्त ज़ाया किए पहले ऑर्डर बता देता हूं कि ऑर्डर क्या हुआ है, हुक्म क्या हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज की कार्रवाई पे एक पहला दिन ही बिल्कुल 2 पेज का ये ऑर्डर है, आपको मैं दिखा भी दूंगा। उसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को नोटिस जारी किया है। उनको बुलाया गया है कि आपकी तरफ से भी अलग से, एक तो अटॉर्नी जनरल हैं, फेडरेशन की तरफ पेश होते हैं, नहीं, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को भी नोटिस जारी किया है। वजारत कानून, वजीर कानून यानी कि आजम नज़ीर तारड़ साहब को भी नोटिस इशू हुआ है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब को भी नोटिस इशू हुआ है। वजीर दाखिला ख्वाजा आसिफ साहब को भी नोटिस इशू हुआ है। और दीगर फ्रीकैन इसके अलावा हैं, जिसमें तमाम चीफ सेक्रेटरीज, चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज और चारों सूबों के आईजीज, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस के सरबराहान, उनको भी बुलाया गया है। अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को भी नोटिस जारी कर दिया है, उनको भी बुला लिया है। और साथ ही साथ जो इससे भी ज्यादा अहम बात है, 9 मई के वाक़े पर 9 मई और उसके बाद जितने भी लोगों को हिरासत में लिया गया है, उसमें ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, सब के सब उनकी तफसीलात अदालत ने मांग लिया कि अदालत फराहम करे कि उसमें सिविल कस्टडी में हैं या फौज की हिरासत में हैं। उन सब की तफसीलात 9 मई के बाद, 9 मई के वाक़यात के बाद से लेके अब तक वो मांग लिया। पूरे मुल्क में कितने गिरफ्तार हैं, कितने हिरासत हैं, कितने 3 MPOs के तहत है, किसी भी सूरत में उनको हिरासत में रखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक और हुक्म भी सादर किया है, वो है कि कितने वकला और सहाफ़ी सिविल और फौज की हिरासत में हैं, हुकूमत की हिरासत में और फौज की हिरासत में कितने वकला और सहाफ़ी हैं वो भी बताया जाए। तीसरा हुक्म इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ कि ज़ेर हिरासत अफराद में 9 मई और उसके बाद जुड़े हुए जिस भी मामले में 9 मई के बाद जितनी भी ज़ेर हिरासत ख़वातीन हैं, अफराद हैं, उसमें ख़वातीन कितनी हैं, उसमें बच्चे कितने हैं, वो भी उनकी भी तफसीलात फराहम की जाएं। ये सारी की सारी हुक्मनामा है और ये तफसीलात मांगते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने समाअत जो है वो आज 9:30 बजे तक उन्होंने कहा कि जी
تشریف لائیں اور تمام چیزیں جو ہیں اب کھل کر سامنے آ چکی ہیں۔ یہ مقدمہ اس اعتبار سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت ہی اہم مقدمہ ہے، کیونکہ 9 مئی کو بنیاد بنا کر کور کمانڈر ہاؤس لاہور پہ حملے کو بنیاد بنا کر اس وقت 10,000 سے زائد کم و بیش لوگ جو ہیں وہ سیاسی قیدی بنائے ہوئے ہیں، اور اس میں بہت تفصیل ڈیٹیلز آپ کو پہلے بھی آپ کو معلوم ہے، اس میں سیاسی رہنما شامل ہیں۔ آج بھی سابق گورنر عمر سرفراز کی اہلیہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، عالیہ حمزہ گرفتار تھیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، باقی خواتین ہیں بے شمار، اور سیاسی رہنما تو ہیں ہی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے تو لوگ بے شمار لوگ ہیں، اور اس میں صحافی عمران ریاض خان لاپتہ ہیں، اور یہ سارے کے سارا تفصیلات مانگ لی گئی ہیں، اور اس ساری تفصیلات مانگنے کا مقصد بڑا واضح ہے کہ انفیکٹ معاملہ ہے کیا۔ اس کی ریزن ہے کہ خواجہ آصف صاحب کیا کہہ رہے تھے، یہ ذرا سن لیجیے گا، کیونکہ یہ حکم ہے۔ اور خواجہ آصف صاحب جب بینچ ابھی سماعت چل رہی تھی تو سپریم کورٹ میں یہ خوشخبری قومی اسمبلی میں سنا رہے تھے خواجہ آصف وزیر دفاع، اور انہوں نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کا 9 رکنی بینچ ٹوٹ گیا۔ وہ بڑی خوشی سے بتا رہے تھے وہاں پہ بینچ ٹوٹ گیا، اس کے نتائج آج یا کل سامنے آ جائیں گے۔ یہ خواجہ آصف صاحب قومی اسمبلی میں کہہ رہے تھے کہ بینچ ٹوٹ گیا اور اس کے نتائج آج یا کل سامنے آ جائیں گے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ بینچ ٹوٹ جائے گا تو مزید بینچ کو کام کرنے نہیں دیا جائے گا، اور اس کا مزید کوئی اگر ہڈن ان کے پاس انفارمیشن ہے جو انہوں نے ابھی نہیں دی، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ جو مقدمہ ہے بہت ہی اہم ہے، اور یہ ٹیک اپ کیا گیا ہے، اور اس کو ٹیک اپ ہونے سے بھی روکا گیا تھا کہ یہ مقدمہ نہ سنا جائے۔ کل سارا دن جو ہے پرسوں سارا دن سوشل میڈیا پہ جو لائک مائنڈڈ ہیں وہ تمام کے تمام دانشور وہ ایک بھرپور قسم کی مہم چلا رہے تھے، کمپین چلا رہے تھے چیف جسٹس آنریبل اور دیگر ججز کے خلاف، سردار لطیف کوسہ کے خلاف، چودھری اعتزاز احسن صاحب کے خلاف، سب کے خلاف، ایک باقاعدہ طور پہ جسٹس جواد خواجہ صاحب کے خلاف، ان کے خلاف بھی کمپین چل رہی تھی کہ آخر ایسا کیوں ہے۔ نون لیگ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ ملٹری کورٹس میں سویلین کے ٹرائل کا معاملہ عدالت عظمیٰ میں لے جایا گیا ہے۔ سابق دور حکومت میں 24 سے 25 لوگوں کو فوجی عدالتوں نے سزائیں سنائی تھیں، حالانکہ اس وقت ترمیم کی گئی تھی اور ان کو نہیں پتا خواجہ آصف صاحب کو، کیونکہ یہ تو فوجی عدالتوں کے کبھی نرغے میں نہیں آئے۔ نواز شریف صاحب فوجی عدالتوں کے نرغے میں آ چکے ہیں، اس لیے ان کو اس بات کا اندازہ ہے۔ تو عدالت نے کہتے ہیں 24 سے 25 لوگوں کو سزائیں سنائی تھی، تو اس لیے یہ بھی ہو جائے تو اس میں کیا ہے۔ جن لوگوں نے یہ معاملہ اٹھایا ہے ان کے سیاسی مفادات ہیں۔ اب سابق چیف جسٹس جسٹس جواد خواجہ صاحب کے کیا سیاسی مفادات ہو سکتے ہیں؟ وہ تو بالکل جب وہ تھے چیف جسٹس ان کو تو لائک مائنڈڈ سمجھا جاتا تھا، افتخار چودھری صاحب کا اور نون لیگ کا، اور اس وقت ایک میڈیا ہاؤس ہے اس کا سمجھا جاتا تھا، تو ان کے کیا سیاسی مفادات ہو سکتے ہیں؟ خواجہ صاحب سے پوچھنا چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ معاملہ اٹھایا ان کے سیاسی مفادات ہیں، درخواست گزاروں کے اپنی اپنی جماعتوں کے ساتھ تحفظات ہیں۔ چودھری اعتزاز احسن صاحب پہ اعتراض، سردار لطیف کوسہ پہ اعتراض، جناب وردک صاحب پہ اعتراض، احمد صاحب پہ اعتراض، عمران خان پہ اعتراض، بینچ پہ اعتراض، ہر جج پہ اعتراض۔ سنتے جائیں ذرا۔ اسپیکر صاحب آپ بھی ان کو اچھی طرح جانتے ہیں، جن لوگوں کے خلاف ملٹری کورٹس میں ٹرائلز ہو رہے ہیں، ان جیسے جرائم ہماری تاریخ میں نہیں ملتے، ریاست ایسے جرائم کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ خواجہ آصف صاحب نے فرمایا کہ شہیدوں کی نشانیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا وہ سب نے دیکھا، ایک شہید کے جسد خاکی کو تو ہمارے دشمن نے عزت کے ساتھ ہمارے حوالے کیا تھا۔ اب یہ بڑا ہی کوشش کر رہے ہیں نون لیگ والے، پی ڈی ایم والے، مولانا صاحب بہت کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ہر روز فوج کے مامے چاچے تائے بن کے آ جاتے ہیں، اور انہوں نے 1965 کے شہیدوں کے ساتھ کیا کیا۔ تقریریں ہیں قومی اسمبلی میں اسی فلور پہ جہاں سے خواجہ صاحب بول رہے تھے آج بطور وفاقی وزیر اور وزیر دفاع، اسی اسمبلی میں خواجہ صاحب کی زہر آلود تقریر ہے 1965 کے جنگ کے شہداء کے بارے میں، جس کے بارے میں کبھی کسی نے کوشچن نہیں کیا، اور 1971 کے شہداء کے بارے میں کبھی کسی نے کوشچن نہیں کیا۔ اس کے بعد کارگل کے شہداء کے بارے میں، سیاچن کے شہداء کے بارے میں، سب کے شہداء کے بارے میں خواجہ آصف صاحب کی زہر آلود تقریر ہے، اور اس پہ ابھی تک نہ ہی کسی نے معافی مانگی اور نہ ہی کسی نے پوچھا کہ جناب خواجہ صاحب اور اسی وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کو سیلوٹ پہ سیلوٹ سیلوٹ پہ سیلوٹ بطور وزیر دفاع مارا جا رہا ہے۔ تو یہ خواجہ آصف صاحب تھے جو یہ کہہ رہے تھے۔ تو
जलती पर तेल का काम बुनियादी तौर पे ये है और कुछ नहीं है। उसके बाद अब ज़रा सुनिए कि वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी जनाब इरफान कादर साहब क्या कहते हैं। वो इरफान कादर साहब कहते हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने मामले को मुतनाज़ नहीं बनाया, जस्टिस ईसा ने सही किया, अलबत्ता चीफ जस्टिस ने गलत बेंच बनाकर मामले को मुतनाज़ बना दिया है। और वो दुनिया न्यूज़ पे बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इरफान कादर ने कहा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कानून को फॉलो करके ठीक किया है। नामजद चीफ जस्टिस ने कहा बेंच ही गैर कानूनी है, इस बेंच का जो भी फैसला होगा गैर कानूनी होगा और इस बेंच का जो फैसला आएगा इसे हम इग्नोर कर देंगे। फैसला इग्नोर करने पर हमारे लिए कोई मसला नहीं। और इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि 14 मई के फैसले वाले दिन ही कह दिया था खिलाफ कानून फैसला, इस पर अमल नहीं करेंगे। अब पहले 14 मई का फैसला, आम इंतखाबात का फैसला, वो नहीं माना। जाहिर है जब वो नहीं माना तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इनके ज़रा हौसले मजीद बुलंद हो गए। अब ये कह रहे हैं कि फौजी अदालतों पे भी जो फैसला आएगा हम नहीं मानेंगे। तो देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन ये बहुत ही अहम नौयत की समात, अहम हुक्म है जो आ चुका है। उसकी वजह है कि पूरे मुल्क में 9 मई और उससे पहले ही ये काम शुरू हो गया था और एक तवील गिरफ्तारियों का सिलसिला, चादर चार दीवारी को के तहफ़्फ़ुज़ पामाल हो चुका है, रूल ऑफ लॉ का तस्वर ख़त्म हो चुका है, आईने पाकिस्तान को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, अदालती फैसलों को रद्दी की टोकरी में डाला जा रहा है और ऑनरेबल जजेस के साथ मजाक किया जा रहा है, उनको एम्बेरस किया जा रहा है और उनको भी ब्लैकमेल किया जा रहा है। और एक बात और भी उन्होंने कही कि उन्होंने कहा कि वकीलों को भी हरासा किया जा रहा है और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जो जजेस की फैमिलीज़ के भी फ़ोन रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, ऑडियोज़, वीडियोज़, और इसके ज़रिए हमें भी प्रेशर में लाने की कोशिश की जा रही है। तो बहरहाल जी बहुत ही अहम नौयत का मामला है, अहम है और एक एक दिन गिना जा चुका है, गिना जा रहा है। उसकी रीज़न ये है कि अब समझ आ रही है कि 3 महीने पहले एक नोटिफिकेशन करने की वजह क्या थी, क्योंकि 3 महीने पहले कभी आज तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ और ये किस पे कौन एहसान कर रहा है और कौन एहसान जताने की कोशिश कर रहा है और कौन अपनी तरफ राग़िब कर रहा है और कौन कह रहा है कि माजी में हमने तो कुछ नहीं किया, वो उसने किया, वो उसने किया, वो उसने किया, हम तो आपके हैं, आप हमारे हैं, हम मिलकर खेलते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।